ओके सर, तो चलो फाइनली बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर धमाकेदार मूवी के बारे में जो कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई थी और इसका नेम आपने सुना ही होगा, अवतार द वे ऑफ वाटर। अब आप इसको अवतार बोलो या फिर एवेटार बोलो, बात एक ही है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, पोटैटो सेम थिंग। ये सेकंड पार्ट है अवतार 1 का जो कि 13 साल पहले रिलीज़ हुआ था और जिसने थिएटर्स में लिटरली आग लगा दी थी। आई मीन नॉट लिटरली, क्योंकि फिर तो सब भाग जाते, अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दी थी। और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि सबको पता है कि अवतार 1 इसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है ये और पर्सनली मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ में से भी एक है। वेल अवतार 1 का टाइम तो गया तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं, अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। स्टोरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, मैं तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ पर्सनली, हालांकि लोग हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट जितनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, और मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उसके अलावा सब कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग है। इसकी लोकेशन, इसके CGI, इसके कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग वाज सो प्रिटी। सब कुछ बोल सकते हो एकदम जादुई दुनिया की जैसा लगता है। तो चलो इसी अवतार की दुनिया में चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो फर्स्ट पार्ट की एंडिंग से याद होगा कि ह्यूमंस एंड नावी इनके बीच फुल वर्ल्ड वॉर टाइप वाली फाइट हुई थी पेंडोरा में, और फिर लास्ट में जेक ने पूरी तरह से अपनी ह्यूमन लाइफ का बलिदान दे दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था, और फिर ये अपने अवतार में बोले तो एक नावी में कन्वर्ट हो गया था। मतलब हर तरह से, बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कह सकते हो कि जेक सली की ह्यूमन वाली सोल को इसके अवतार में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि आइवा ने किया था, पेंडोरा की गॉडेस ने। तो अब एग्जैक्ट यहाँ से लगभग डेकेड बाद, 10-12 साल बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर जैक की अब प्यारी दुलारी छोटी सी फैमिली होती है। छोटी नहीं होती वैसे, क्योंकि इसके हम दो हमारे दो नहीं होते, हम दो हमारे 4 होते हैं। 2 बेटे होते हैं, नटेयम एंड लोएक, एक छोटी सी 5-6 साल की बेटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक एडॉप्टेड बेटी होती है, किरी। इसकी आवाज़ से और इसके मुखड़े से गेस कर सकते हो कि ये किसकी बेटी होगी, वही फर्स्ट पार्ट वाली डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की। अब यही चीज़ ही सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है इस मूवी में कि आखिर किरी पैदा कैसे हुई। और यहाँ पर जेक के साथ एक और बच्चा होता है, इसके 5वें बच्चे की तरह समझो, इसको भी अडॉप्ट करके ही रखा था इसने, बट ये एक नावी नहीं होता बल्कि ह्यूमन चाइल्ड होता है। इसका नेम होता है स्पाइडर, और सरप्राइज ये और कोई नहीं बल्कि लास्ट पार्ट वाले विलन कर्नल क्वारिच का ही बेटा होता है। तो चलो सबसे पहले मेन मिस्ट्री पे बात करते हैं, किरी के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं कि किरी आखिर ये पैदा कैसे हुई और कब हुई, और इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं तो वो क्यों है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किरी के फादर कौन है, इसका बापू कौन है। वैसे पहले बता दो, सेकंड पार्ट में अपने को कोई भी एग्जैक्ट आंसर्स नहीं दिए गए, तो मैं मेनली यहाँ पर थ्योरीज पे बात करूंगा, अपनी और इंटरनेट के विद्वानों की थ्योरीज पे, आपको पता ही है। मूवी में अपने को बताया गया है कि किरी ये पैदा हुई थी ग्रेस की मौत के बाद। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा रिकैप चाहिए तो फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में ग्रेस ये बहुत ज़्यादा घायल थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मरने के कगार पे थी। तो जेक ये नावी लोगों के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट करी थी इसने कि किसी भी तरह से ग्रेस को बचा लो। तो वो ग्रेस की ह्यूमन फॉर्म की पूरी कॉन्शियसनेस को उठा के उसके अवतार में ट्रांसफ़र कर सकते थे, और इन लोगों ने ये पूरा करने का ट्राई भी किया था, ये पूरा रिचुअल जो इनका था। बट ग्रेस की बॉडी ये बहुत ज़्यादा वीक थी उसकी चोटों की वजह से, तो इस वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था और उसके पहले ही वो मर गई थी। बट उसके मरने से कुछ पल पहले ही उसने जेक को बताया था कि उसने आइवा को देखा। आइवा का फर्स्ट पार्ट में अपने को ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि ये गाइडिंग फोर्स होती है पेंडोरा की, जो पेंडोरा की लाइफ को संभालती है। नावी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आइवा ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है, परफेक्टली बैलेंस रखती है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ अनक्लियर है कि ग्रेस का अवतार ये प्रेग्नेंट कब हुआ, और ये तो किसी को पता ही नहीं है कि किरी का फादर कौन है। तो यहीं पर आती है इस मूवी की सबसे ज़्यादा बड़ी थ्योरी, वो है कि किरी के फादर और कोई नहीं बल्कि आइवा ही है। तो अब इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं जो अपने को मूवी में ही डिटेल्ड वे में दिखाए गए हैं। सबसे पहला कि किरी ये खुद बोलती है अपने फादर से कि ये आइवा को सुन सकती है, उसकी हार्ट बीट को सुन सकती है, और साथ में उसको फील भी कर सकती है। और जब ये उन पानी वाले इलाके में जाती है तो वहाँ के नेचुरल चीज़ों को ये अपने इशारों पर नचा रही होती है, मतलब बेसिकली उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को। तो अब ये स्पेशल पावर्स अपन ने पार्ट 1 में देखी थी, पार्ट 1 की एंडिंग में, जहाँ पर अगर आपको याद होगा तो जेक लास्ट में आइवा के पास गया था रिक्वेस्ट करने के लिए पेंडोरा को और इसके लोगों को बचाने के लिए। तो इसका रिजल्ट ये निकला था कि नावी और ह्यूमंस के वॉर के बीच में सभी एनिमल्स जितने भी स्पीशीज थे वहाँ पर उस जंगल में, वो सब भी नावी के साथ आ गए थे और ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट करने लगे थे। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आइवा ने उनको डायरेक्ट किया था। तो वही काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर किरी कर रही होती है, बोल सकते हो आइवा की 1% पावर का यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेस जब इसका ट्रांसफ़र किया जा रहा था इसकी ह्यूमन बॉडी से इसकी अवतार वाली बॉडी में, तो वो ट्रांसफ़र फेल हो गया था क्योंकि ग्रेस की बॉडी पूरी तरह से सही नहीं थी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एवा इसने ग्रेस के अंदर ही एक ग्रेस का छोटा सा क्लोन बना दिया हो, किरी, उसको प्रेग्नेंट करके। मूवी में अपने को दिखाया गया है कि ग्रेस के मरने के बाद भी
वो प्रेग्नेंट फॉर्म में होती है। इसको एक लैब में रखा होता है। एक सीन में अपने को ये भी दिखाया गया था कि क्री जब ये स्पिरिट ट्री के साथ कनेक्ट करती है, स्पिरिट ट्री वैसे ही होता है जैसे पहले ट्री ऑफ सोल्स था बड़ा सा, तो अब ये पानी के अंदर वाला स्पिरिट ट्री होता है। तो यहाँ पर क्री जब कनेक्ट करती है तो तुरंत इसको सीजर आ जाते हैं। पहले अपनी माँ को देखती है दोनों फॉर्म में और ये उससे पूछती भी है कि इसका फादर कौन है, बट उसके आंसर देने से पहले ही इसको सीजर आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस माहौल में चली जाती है, बट इसकी जान बच जाती है कुछ काला जादू टाइप चीज़ें करके। यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा बताया गया था कि ये सीजर फ्रंटल लोब एपिलेप्सी की वजह से आया गया था, जिसको दौरा बोलते हैं। इसी की वजह से क्री के पास सिम्टम्स हैं कि उसको विजन्स आ रहे हैं और वो सोच रही है कि वो एवा को सुन रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। उनके हिसाब से क्री इसका एवा से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है। और एक और रीज़न है इस थ्योरी को बिलीव करने के लिए, वो है कि क्री इसकी जो वॉइस दी गई है वो किसी और ने नहीं, वो फर्स्ट पार्ट वाली डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की एक्ट्रेस नहीं दी है, जो कि अब 70 साल की हो चुकी है। तो अब ये समझो कि 70 साल की लेडीज एक 14 साल की लड़की को वॉइस दे रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर घुसेड़ा होगा डायरेक्टर ने। तो ये अगेन इस थ्योरी को पॉसिबिलिटी देती है कि क्री एग्जैक्ट क्लोन है अपनी मॉम का, बोल तो ग्रेस का। नाउ एज पर स्टोरी मूवी का प्लॉट बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि ट्रेलर से भी समझ में आ गया था। जैसे कि पार्ट 1 में हुआ था कि ह्यूमंस को बेसिकली पेंडोरा पे राज करना था, कब्जा करना था, बट उसी वॉर के बीच जेक सली और कर्नल क्वारिच इनके बीच एक स्पेशल लड़ाई चालू हो गई थी। बोले तो दोनों अपनी अपनी जगह के मेन बॉस टाइप थे। ह्यूमंस में वो कर्नल था और नावी में ये तोरुक माकतो। और जब वो एंडिंग में कर्नल मर गया था तो सबको लग भी रहा था कि चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया उसका, बट ना, डायरेक्टर ने कर्नल को वापस से अवतार द वे ऑफ वाटर में घुसेड़ दिया। यहाँ पर अपने को ऐसा दिखाया गया कि 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी एडवांस कि ह्यूमंस की मेमोरीज उसकी कॉन्शियसनेस को कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी का यूज़ करके इन लोगों ने कर्नल को और उसके बाकी साथियों को काइंड ऑफ वापस से जिंदा कर दिया। इन लोगों ने किया बस ये कि कर्नल की मेमोरीज को जो इनके पास पहले से ही थी उसको इन लोगों ने एक न्यू अवतार में ट्रांसफर कर दिया, जिससे वो अवतार नया कर्नल बन गया। वो एक्चुअल में कर्नल नहीं है। मेन कर्नल जो रियल वाला कर्नल है वो तो मर चुका है, उस वॉर में मर गया था, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर है। ये जो अवतार वाला कर्नल है इसके पास उसकी बॉडी तो नहीं है, बट उसकी सारी लाइफ की मेमोरीज हैं, बस उसकी मौत की मेमोरीज छोड़ के। इस पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने एक वर्ड भी दिया है, रिकॉम्बिनेंट। तो अब अगेन जैसा फर्स्ट पार्ट में हुआ था, सेकंड पार्ट में भी वैसा ही होता है कि कर्नल ये अगेन जेक सली की लाइफ के पीछे पड़ जाता है। इसको यहाँ पर दूसरा मौका मिलता है, जो कि व्यूवर्स को देखने के हिसाब से काफ़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि विलेंस को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, बट स्टोरी तो आगे बढ़ानी है ना। तो आरडीए वालों ने कर्नल को इसीलिए वापस जिंदा किया ताकि ये अपनी जॉब फिनिश कर सके। और अब जब इन लोगों के पास नावी बॉडी ही है तो अब ये जेक सली और उसकी गैंग को टक्कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कर्नल ये अपनी गैंग लेके जेक सली के पीछे पड़ जाता है, छुप के उसी के इलाके में जाता है, उसके बच्चों को कैद कर लेता है। यहाँ पर अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है, बट लास्ट में सभी बच्चे बच जाते हैं सिर्फ स्पाइडर को छोड़ के। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ लेके निकल लेता है और फिर इस साइड जेक सली ये समझ जाता है कि स्काई पीपल वापस आ चुके हैं, बोले तो कर्नल वापस आ चुका है, और वो इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो इसको जान से मार नहीं देता। लेकिन अब यहाँ पर बात ये थी कि जेक सली ये अकेला बंदा नहीं था, इसके साथ इसकी पूरी फैमिली थी और साथ में पूरी नावी जनता थी। मतलब अगर कोई भी मरा तो उसका इल्जाम सिर्फ जेक के ऊपर आने वाला है, क्योंकि इसी के पीछे वो कर्नल पड़ा है। तो दो ही रास्ते थे इसके पास, या तो लड़ाई करे या तो भागे, और ये सही वाला रास्ता ही चुनता है, भागने का। सो नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक न्यू क्लैन के बारे में, मटकाइना क्लैन के बारे में। बोले तो पेंडोरा की एक न्यू स्पीशीज, जैसे नावी लोग होते हैं ट्री पीपल टाइप, जो सरफेस से ज़्यादा जुड़े होते हैं अपनी धरती माता से, तो वैसे ही ये न्यू क्लैन ये वाटर से ज़्यादा जुड़े होते हैं। इनकी पूरी लाइफ पानी पे ही बिलोंग करती है। वाटर से लोग जुड़े होते हैं, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, अदर बींग्स होते हैं। जैसे नावीज के पास उड़ने वाले जानवर थे, वैसे यहाँ पर सब पानी वाले होते हैं। और ये मटकैना ट्राइब, इनका भी मानना वैसा ही था जैसे नावीज का था, कि इनको नेचर का ट्रूली बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जितना ये पानी से लेंगे उतना ही ये पानी को देंगे। इनके लिए सारी चीज़ें एकदम सैक्रेड होती हैं। ये भी आइवा पे बिलीव करते हैं। तो बोले तो ये बस देखने में काइंड ऑफ डिफरेंट होते हैं नावी से, बट एक्चुअल में होते उनकी तरह ही हैं। इस क्लैन के मेन दो राजा रानी होते हैं, टोनावरी और रोनाल। इनका काम होता है अपनी प्रजा को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और मेनली इनको प्रोटेक्ट करना। तो अब जेक और इसकी फैमिली जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, तो अब वो वहाँ से भाग के आए थे इनके पास, ताकि यहाँ पर ये छुप के रह सकें। पर पहले तो ये पानीवासी इनको यहाँ पर रहने से मना करते हैं, क्योंकि ये अलग होते हैं। बट फिर जेक की रेपुटेशन की वजह से ये लोग राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि यार देखो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मूवी को भी आगे बढ़ाना है। सॉरी। लेकिन अब यहाँ पर एकदम न्यू कैरेक्टर या फिर न्यू स्पीशीज या फिर न्यू पोकेमॉन, जो भी बोलना चाहो, उनकी एंट्री होती है, जिनको बोलते हैं टुलकुन्स। अब ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है मूवी के लिए, क्योंकि ये पानी वाले लोग इनको अपना सोल सिबलिंग्स बोलते हैं। मतलब अपने भाई और बहन की तरह देखते हैं इनको। ये व्हेल्स की तरह दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी लगते हैं, बट होते नहीं हैं। ये लिटरली किसी को हार्म नहीं करते।
यहाँ तक कि अगर चाहें तो भी कर नहीं सकते क्योंकि इनकी कुछ हिस्ट्री होती है। टोनावरी अपने को बताता है कि पहले टाइम में, कितने पहले ये नहीं पता, बट किसी टाइम में टुलकुन्स ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट स्पीशीज थे। मतलब मार धाड़, खून खराबा, ये सब ये करते रहते थे, कॉन्स्टेंटली फाइट करते थे। लेकिन फिर चीज़ें चेंज हुई टाइम के साथ। इनको रियलाइज़ हुआ कि वॉयलेंस किसी भी केस में जस्टिफाइड नहीं होता। इनकी ऐसी फिलॉसफी थी कि जितना भी वॉयलेंस करोगे उससे उतनी ही ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ेगा। तो इसी वजह से टुलकुन्स ने ये फैसला कर लिया था, ये लड़ाई नहीं करेंगे, बोले तो वॉयलेंस का यूज़ नहीं करेंगे। इसको ये लोग बोलते थे द टुलकुन वे। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा शांत होते हैं और इतने प्यारे लगते हैं, बट होते नहीं हैं। ये अपने को आगे पता चलता है कि टुलकुन्स ये इंसानों से ज़्यादा होशियार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और भी बहुत सी टफ चीज़ें आसानी से समझ जाते हैं। इसी वजह से टुलकुन्स को ये पानी वाले बींग्स सेक्रेड मानते हैं। लेकिन अब यहाँ से ही मूवी का थर्ड फेज स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है उनके लिए जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मेरे टाइप ऑफ बंदे। होता यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पर स्वीट से क्यूट से प्राणी होते हैं, तो अब ह्यूमंस इन्हीं को ही कैप्चर कर रहे होते हैं, इन्हीं को ही किडनैप कर रहे होते हैं, बोल सकते हो। आरडी के अंदर पूरी एक अलग से टीम बनाई गई होती है जिसमें कुछ साइंटिस्ट होते हैं और कुछ बेसिकली मछली पकड़ने वाले होते हैं। तो वो लोग शिकार करते हैं टुलकुन्स का, और वो भी काफ़ी बेरहमी से करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़े होते हैं, व्हील्स की तरह होते हैं। तो इसका शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हालांकि ये लास्ट में हमेशा पकड़ लिए जाते हैं, एक्चुअली में मार दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे बताया मैंने, इनका रूल होता है कि ये कभी भी किसी को हार्म नहीं करेंगे, चाहे इनकी खुद की जान पे आज क्यों ना आ जाए। तो अपने को एक सीन दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है रियली। इस सीन में पूरा थिएटर एकदम लिटरली साइलेंट था क्योंकि अपने को दिखाया गया था कि कैसे ये लोग एक टुलकुन का शिकार कर रहे हैं। ये लोग उसके ऊपर सारे वार करते हैं और उसको जान से मार डालते हैं लास्ट में उसके ही बेटे के सामने। और इसी सीन के जस्ट कुछ टाइम पहले अपने को ये दिखाया गया था कि वो कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो पूरी एकदम फैमिली की तरह होते हैं, बाकी लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, पानी वासियों के साथ। इसी वजह से ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगता है अपने को। और यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि आखिर क्यों वो लोग टुलकुन्स का शिकार करते हैं, क्यों वो टुलकुन्स को मारते हैं। वो भी एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ की वजह से जो टुलकुन्स के ब्रेन के अंदर मिलती है, जिसको ये लोग बोलते हैं अमृत। इंग्लिश में अगर जिन्होंने देखी होगी तो उसको वो लोग एमरिटा करके बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, बट बेसिकली अमृत होता है वो। और वो एक्चुअली में अमृत जैसा ही काम करता है। वो इंसान की एज को बढ़ने से रोक देता है और उसकी कीमत 18 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है अपनी अर्थ पे। तो इसी एक्सपेंसिव चीज़ की वजह से ये लोग उनको मार डालते हैं। इन सब के लिए ये चीज़ पूरी एकदम बिजनेस की तरह होती है। और इस टाइम पे हम सबके दिमाग में जो चीज़ आती है वो स्पाइडर बोलता भी है कि सिर्फ इस चीज़ के लिए इन लोगों ने इस बड़े से प्राणी को, इस बड़े से खूबसूरत प्राणी को मार डाला। हाँ, सच में इन लोगों ने मार डाला। एनीवे, तो अब यहाँ पर एंडिंग में आते हैं मूवी की। तो एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि जेक का छोटा बेटा लोआक ये टुलकुन से टकराता है जिसका नाम होता है पायाकन। एक्चुअली में पायाकन इसकी जान बचाता है। पहले तो लोआक भी इससे डरता है, बट बाद में समझ जाता है कि ये इसको हार्म नहीं करेगा और ये लोग भी एकदम सिबलिंग्स की तरह बन जाते हैं, सोल सिबलिंग्स टाइप लोग। हालांकि पायाकन की हिस्ट्री ये थी कि इसने अपने ग्रुप का, अपने टुलकुन वे का बॉन्ड तोड़ा होता है। मतलब इसने रूल्स के अगेंस्ट जाके चीज़ें करी होती हैं, चीज़ें वही कि इसने इंसानों को मारा होता है। अब यहाँ पर अपने को स्टार्ट में ऐसा दिखाया जाता है कि पायाकन ये किलर होता है, एक मर्डरर होता है जिसने लोगों को मारा है। बट ये बाद में जाके पता चलता है जब लोआक जब ये पायाकन से कनेक्ट करता है, मतलब उसको सच में अपना सोल सिबलिंग बना लेता है, जबकि ऐसा करना इसको अलाउ नहीं था क्योंकि ये दूसरे क्लैन का था, समथिंग लाइक दैट। बट इसके बाद अपने को पता चल गया था कि पायाकन ने अटैक खुद से नहीं किया था, इसने बेसिकली सेल्फ डिफेंस किया था, मतलब अपना बचाव किया था और अपने आप को और अपने लोगों को बचाने के लिए इसने इंसानों को मारा था जो अपने को पता है कि इन्हीं का ही शिकार कर रहे थे। तो हाँ, एक तरीके से पायाकन ने वायलेंस का यूज किया था और अपने लोगों का रूल तोड़ा था, बट स्टिल इसको ऐसा करना पड़ा था। इसने कोई गलत काम नहीं किया था। हालांकि इसके क्लैन वाले ऐसा नहीं सोचते थे, मतलब टुलकुन्स लोग, और उन लोगों ने इसको एकदम बेदखल कर दिया था, इसको एकदम कोने में फेंक दिया था। तब ये हमेशा अकेले घूमता रहता था और ना ये उन सिबलिंग्स वाली मीटिंग में आया था। लेकिन लास्ट में होता ये है कि वो साइंटिस्ट लोग और वो कर्नल वगैरह वो इसी पायाकन का शिकार करने के लिए आते हैं, इसी टुलकुन का। लेकिन इसके साथ सभी बच्चे होते हैं जेक के, इवन टोनावरी के भी। तो इस वजह से अब यहाँ पर मेन वॉर स्टार्ट हो जाता है। एक साइड होते हैं कर्नल और उसके लोग और एक साइड होते हैं जेक, इसकी वाइफ और सभी पानी वाले लोग। यहाँ पर मस्त एक्शन वाली फाइट होती है, बहुत ही धमाकेदार होती है सच में। इवन पायाकन भी इनका साथ देता है। ये अकेला होता है यहाँ पर क्योंकि बाकी सब स्टिल अपना रूल फॉलो कर रहे होते हैं कि वो वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बट ये करता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन लोगों की। हालांकि इन सभी फाइट के बीच में जेक का बड़ा बेटा नटेयम, इसकी जान चली जाती है, इसके सीने पे गोली लगती है जिसकी वजह से ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। और ऑब्वियसली ये चीज़ देखते ही सबके सब टूट जाते हैं, जेक, इसके बच्चे और स्पेशली इसकी वाइफ। हालांकि नेटेरी इसको अपन सब जानते हैं फर्स्ट पार्ट से कि कितनी ज़्यादा डेंजरस महिला है ये। जेक से ज़्यादा एक्शन ये करती है वैसे तो, और अपने बेटे की मौत के बाद अब तो ये आग लगा देती है। और फिर यहाँ पर आती है फाइनल बैटल जो ऑब्वियसली होती है क्वारिच और जेक के बीच में, अगेन फर्स्ट पार्ट जैसे, बट इस टाइम पे ये दोनों नावी होते हैं। और यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर क्वारिच, इसके हाथ में होती है जेक की बेटी
और अदर हैंड में नेटेरी, इसके हाथ में होता है क्वारिज का बेटा स्पाइडर। और इस मोमेंट में इन सबको पता चल चुका था कि स्पाइडर ये कर्नल का ही बेटा है। और थ्रू आउट द मूवी स्पाइडर ये अपने बाप के साथ ही था। इसको बायोलॉजिकल फादर तो नहीं बोल सकते, बट है तो फादर ही ना मेमोरीज के हिसाब से। तो इनके बीच थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन चुकी थी, बट स्टिल अपन ने इस पॉइंट पे ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि कर्नल ये अपने बेटे बोले तो स्पाइडर इसकी वजह से अपने हाथ खड़े कर देगा। बट ये ऐसा ही करता है। स्पाइडर की जान बचाने के लिए पीछे हट जाता है, तो दोनों बच्चों की जान बच जाती है और किसी की मौत नहीं होती। और फिर जेक और कॉरेज इनकी अगेन 1-on-1 फाइट होती है, बट लास्ट में इनकी जो बड़ी सी पूरी शिप थी वो पूरी पलट जाती है टाइटैनिक की तरह। तो सबके सब डूब जाते हैं यहाँ पर, जेक और ख्वारिज दोनों। ख्वारिज तो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आता है किरी का जादू, इसके अंदर जो आइवा है उसका जादू। ये अगेन पानी के अंदर वाली चीज़ों को कंट्रोल करती है और अपनी माँ और बेटी जो डूब रही थी उन सबको बचा लेती है। जेक का छोटा बेटा जाता है लोअक, ये अपने फादर जेक को बचाता है डूबने से। और जब ये सारा ड्रामा यहाँ पर चल रहा था, अदर हैंड में स्पाइडर ये पानी में देखता है ख्वारिज को, अपने नॉन बायोलॉजिकल बाप को जो भी है, और ये इसको जाके डूबने से बचा लेता है और दूर कहीं छोड़ के चला आता है वापस जेक के पास। और जेक इसको एकदम अपने बेटे की तरह मानता है, पहले भी मानता था और स्टिल मानता है। ये डायलॉग में मारता है सन फॉर अ सन, मतलब एक बेटा गया तो अब दूसरा बेटा तो है इसके पास। लेकिन पूरी मूवी का जो WTF मोमेंट होता है वो यही होता है, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई है। फर्स्ट पार्ट में भी मर गया था ये, सेकंड पार्ट में भी ऑलमोस्ट मर ही रहा था और जाके इसको बचा लिया गया। तो मतलब ऑब्वियसली थर्ड पार्ट में फिर से एंट्री करेगा और फिर से विलन बनेगा 99%। तो वही चीज़ अपने को नहीं देखनी, मर जाने देते हैं ना कम से कम उसको। अब डायरेक्टर ने एक्चुअली इसका खुद जवाब दिया है कि आखिर ऐसा डिसीजन इन्होंने क्यों लिया। तो अब जस्ट यहाँ पर अपने आप को स्पाइडर की पोजीशन में रखो, तो उसकी पूरी लाइफ उसके पास कोई फादर नहीं था, उसका एक्चुअल फादर। उसको पता था कि उसका फादर कौन है और ये अपना पूरा टाइम जेक की फैमिली के साथ बिताता था। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है इसके रियल फादर की और फिर वो दोनों काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हैं साथ में। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ख्वारिज ये स्पाइडर की जान बचाता है, मतलब वो एक्चुअल में इसको अपने बेटे की तरह मानता है, तभी वो इसकी जान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। तो इसी वजह से, इस पूरे इमोशनल लोचे की वजह से स्पाइडर को अपने फादर को बचाना पड़ता है। एंड दैट्स इट, यहीं पर मेन स्टोरी अवतार 2 की खत्म हो जाती है। एंडिंग में अपने को एक सॉन्ग दिखाते हैं, नेटेरी जो गाती है, इनका नेटिव सॉन्ग, और बहुत इमोशनल वे में अपने को फ्यूनरल दिखाया जाता है नेटेयम का। इसकी बॉडी को यहीं पानी में ही दफनाया जाता है या फिर रखा जाता है। और अब एक नावी जो एक दूसरे क्लैन के लोग होते हैं, उसकी बॉडी इस पानी वाले लोगों के बीच में बिलोंग करती है। तो इस वजह से टोनावरी ये जेक और इसकी फैमिली को यहाँ पर वेलकम करता है और बोलता है कि अब तुम भी यहाँ पर बिलोंग करते हो, क्योंकि इसका खून यहाँ पर दफन है। बोले तो इसने एक सेक्रीफाइस किया है इस पूरी जगह को बचाने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिलोंग करता है। तो अब यहीं से आगे की स्टोरी सेट होती है इसके थर्ड पार्ट के लिए, जहाँ पर अब जेक अकेला नहीं है, इसके साथ पूरे नावीज तो होते ही हैं। नॉब ये पूरा पानी वाला क्लैन भी है। और अपने को अब बेसिक आइडिया है कि अवतार 3 में क्या होने वाला है। जैसे क्वारिज ये ऑब्वियसली रिटर्न मारेगा ही, तो हो सकता है कि अपने फुल फोर्स के साथ जेक और इसके लोगों पे अटैक करे। बट मेन मिस्ट्री अभी भी बरकरार है, वो है किरी। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं इन सब के लिए, और क्या पता अपने को कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग देखने को मिले आने वाले पार्ट्स में। अभी फिलहाल अवतार 3 ही कंफर्म है। आई मीन कंफर्म तो सारे पार्ट कर दिए गए हैं, अवतार 3, 4 और 5 2028 तक। बट डायरेक्टर का कहना है कि जब अवतार 3 की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तब वो 4th और 5th पार्ट के बारे में सोचेंगे। अवतार 3 इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा दिसंबर 2024 का, 2024 बोले तो करेक्ट 2 साल बाद। तो चलो वेट करते हैं। ये पार्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा औसम था और ये मूवी फर्स्ट पार्ट की तरह ही काफ़ी ज़्यादा कमा भी रही है। कोई भरोसा नहीं है इसका, आगे जाके कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है, विल सी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ वीडियो में कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और माना मैं कुछ दिन से, आई मीन कुछ वीक से, एक्चुअली मैं कुछ महीनों से गायब था, तो उसके लिए सॉरी। बट अभी मैं ट्राई करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल पाऊँ वो डाल दूँ। सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई नो तुमने कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life.